हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम अपने स्पेसिवाइज के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसिवाइज ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर किसी सेंटेंस में, मतलब एक्टिवाइज के सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट आ गए तो उनका पैसिव कैसे बनाएंगे। फिर बात करेंगे कि बाई प्लस एजेंट का यूज कहाँ पे हमें करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। इन दो टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को अब हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। क्या आपको पता है ऑब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं? अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान सकते हैं। आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करना है जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के काइंड्स। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट। या आखिरकार ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी बात हम करेंगे पहले। तो देखिए, मैं आपको सीधा सा इतना बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 4। यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। अब वो 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, आइए उसको पहले हम समझ लेते हैं। आइए तो पहले समझते हैं 4 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। तो इस 4 प्रकार के ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, बस वीडियो देखना है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हमें करना है, तो हमें करना क्या है? वर्ब के कुछ टाइप्स की बात करूंगा। देखिए, वर्ब हमारे ना 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब 2 प्रकार के, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। फिर मेन वर्ब में जब जाएंगे तो हमारे मेन वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो हम मेन वर्ब के टाइप की बात करेंगे। किसकी? मेन वर्ब के टाइप की। तो यहां पे आप लिखेंगे मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब है ये, अब ये कितने टाइप के होते हैं इनकी चर्चा होगी। ओके, तो देखिए मेन वर्ब ना जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन? एक होता ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और जो दूसरा होता है हमारा उसको हम बोलते हैं क्या? ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है ना। मैंने क्या बोला, क्या लिख दिया? सुनिए, आइए देखते हैं। मेन वर्ब हमारे 2 तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां तक आप ध्यान से देखिए, क्या यहां तक आप समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो हमारे मेन वर्ब होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रही है ना? मतलब एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव। अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठेगा कि सर हम जानेंगे कैसे कि कौन है ट्रांजिटिव वर्ब और कौन है इंट्रांजिटिव वर्ब? देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं इसमें। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि वे वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। मतलब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और किसी सेंटेंस में अगर उस वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आइए, जैसा मैं एक एग्जांपल लिखूंगा आपके सामने, आई प्ले, यानी कि मैं खेलता हूं। दिख रहा है? आई प्ले। फिर दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा, जिनमें ये पहला है आई प्ले, मैं खेलता हूं। इसमें आई जो है आपका सब्जेक्ट हुआ और प्ले जो हुआ आपका वर्ब हुआ। आई जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, प्ले जो है आपका वर्ब हुआ। अब मैं पूछूंगा क्या इस वर्ब के बाद में आपको कोई इधर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है बताइए, अगर आ रहा है तो बताइए। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आएंगे तो आई आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल। फिर
उसके बाद प्ले जो है ये आपका वर्ब हो गया, आई का मतलब ये मेन वर्ब है। अब इस वर्ब का क्या कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके बाद? आपने कहा सर बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में सिर्फ दो ही चीज़ों का ऑब्जेक्ट होता है। पहला चीज़ एक वर्ब जो वर्ब के बाद आएगा उसका ऑब्जेक्ट, दूसरा चीज़ प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट, आई क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? वर्ब, इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बनकर आया। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट दिख रहा है किसी सेंटेंस में तो उस वर्ब को हम बोल देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस सेंटेंस में इस वर्ब को बोल देंगे कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान से सुनेंगे, तो इसका मतलब किसी सेंटेंस में देखने के बाद पता चलेगा कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, यानी कि उस वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव बोलिए, उसी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव बन गया। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेम वर्ड, ये सेम वर्ड दिख रहा है, या सेम वर्ब भी बोल सकते हैं। सेम वर्ब जैसे प्ले, प्ले सेम है ना, तो सेम वर्ब किसी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव तो किसी दूसरे सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकता है। यानी कि एक ही वर्ब किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव भी हो सकता है तो किसी दूसरे सेंटेंस में देखा जाए तो इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर इस बात को आप समझ गए होंगे तो आइए आपके सामने इसे इरेज करके एक और एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। अब मैं सेंटेंस अगर आपके सामने ये लिखूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। इसमें मैं पूछूंगा आई क्या है? आपने बोला सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बोला। गो क्या है? आपने बोला सर ये वर्ब है, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं पूछूंगा स्कूल क्या है? आपने बोला सर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ठीक है, आपने यहां तक भी सही बोला। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है किसका? इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होता है ना, ध्यान से सुनेंगे। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो चीज़ों का होता है, एक वर्ब का होता है जो वर्ब के बाद आता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक प्रीपोजिशन का होता है जो इस प्रीपोजिशन के बाद आता है। तब ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का है या इस प्रीपोजिशन का है? तो देखेंगे कि टू बीच में एक प्रीपोजिशन आया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे इस प्रीपोजिशन का ही ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का नहीं है। अगर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता तो बीच में प्रीपोजिशन को लाने की क्या ज़रूरत थी? डायरेक्ट हम वर्ब के बाद लिख देते, ऐसा करते ना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो आई गो टू स्कूल में टू एक प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब आगे चल के बाद में इसकी चर्चा करेंगे, दोनों मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, वो सब बाद में देखा जाएगा, ठीक है। बस इतना जानिए कि इस प्रीपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो इसमें जो टू स्कूल जो लिखा गया मतलब स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इस वर्ब का नहीं है। तो इस वर्ब का नहीं है तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? हाँ, क्या कहलाएगा बताइए? बिल्कुल सही आपने बोला, इसे मैं कहूँगा इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ये है नहीं, इस प्रीपोजिशन का है ना। तो आपके माइंड में प्रश्न उठता होगा, सर कुछ ऐसा कीजिए जिसमें गो का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे प्ले का ऑब्जेक्ट नहीं था तो इंट्रांजिटिव आपने बताया, फिर प्ले के बाद आपने क्रिकेट लिखा तो उसको ट्रांजिटिव बताया। वैसे यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का आपने ऑब्जेक्ट लिखा, लेकिन कुछ ऐसा लिखे जिसमें गो के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे टू जो है एक प्रीपोजिशन है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको हम हटा देंगे तो इस वर्ब का ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान से सुनेंगे, जो गो होता है हमारा ना, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये हर हालत में इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये हर हालत में इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो गो हर हालत में क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। समझ पा रहे हैं? तो आई गो टू स्कूल में गो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसे आप ट्रांजिटिव कभी बना नहीं पाएंगे।
अब कहेंगे सर कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मान के चलिए कि आप इसे इंट्रांजिटिव नहीं बना पाएंगे। ओके, तो आइए मैं इसमें मिटा दूं। हाँ, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आ सकते, वो हर हालत में इंट्रांजिटिव ही होते हैं। जैसे इसमें हो गया गो, कम, कम के बाद भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और भी वर्ब हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। अब आप कहेंगे सर एक आध और बताइए, चलिए बता ही देते हैं आपको। लाफ हो जाएगा LAUGH, लाफ मतलब हंसना, वीप मतलब रोना हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं क्या कि ही विप्स, वह रोता है। अब आप खुद सोच के बताइए, क्या इसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट लिख पाएंगे? फिर मैं बोलूँगा कि यू लाफ, तुम हंसते हो। क्या आप इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिख पाएंगे? भाई क्या लिखेंगे? तुम हंसते हो। क्या हंसते हो? कुछ नहीं हंसते हो, बस हंसते हो। तो अब बताइए कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है? नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, वैसे ही वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या इस इंट्रांजिटिव के पैसिव बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो बनेंगे। ऑब्जेक्ट कभी कभी आता भी है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बस आप फिलहाल इतना समझिए कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट आया ट्रांजिटिव, जिसके बाद नहीं आया इंट्रांजिटिव। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, आई इंजॉयड। आई इंजॉयड। अब बताइए सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है? मैंने इंजॉय किया, या आई इंजॉयड यस्टरडे लिख लीजिए, मैंने कल इंजॉय किया। अब ये लिखा हुआ सेंटेंस गलत है। क्या है? गलत है। आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये कैसे गलत है? मुझे तो सही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। ध्यान से सुनेंगे आप, गलत कैसे है। आई जो है आपका ये है सब्जेक्ट, इंजॉयड जो आपका है यहाँ पे यूज हुआ है एक वर्ब की तरह से, सेकंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है। यस्टरडे जो है आपका है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब एडवर्ब पढ़ेंगे इसको सीख लेंगे, ठीक है। आई इंजॉयड, मैंने इंजॉय किया। प्रश्न उठता सर किस चीज़ का इंजॉय किए? इंजॉय क्या किया आप? तो यहाँ पे इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी कि क्या समझ पाए कि इंजॉय जो होता है ना, ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब ही रहता है, अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेकर के आता है। तो बोलेंगे आई इंजॉयड द पार्टी। आई इंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी का एंजॉय किया, सेंटेंस से हो जाएगा। या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको इंजॉय के बाद लिखना पड़ेगा। इंजॉय हो गया, टेल हो गया, अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं वर्ब जो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इनके बाद हर हालत में एक ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर आप लिखेंगे आई इंजॉयड द पार्टी यस्टरडे, तब जाकर के सेंटेंस सही माना जाएगा। आई इंजॉयड द पार्टी यस्टरडे, मैंने पार्टी का कल इंजॉय किया, तो यह आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसके बाद हर हालत में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि आपने यहाँ से सब कुछ मिला जुला करके 3 बातें सीखे। क्या? पहली बात आपने ये सीखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं। जैसा कि प्ले, आई प्ले बोलिए तो भी ठीक, आई प्ले क्रिकेट बोलिए तो भी सही है। फिर कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, जैसे लाफ हो गया, वीप हो गया, गो हो गया, कम। इनके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आते। ऐसे वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हर हालत में एक ऑब्जेक्ट आना ही आना है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आपने नहीं लिखा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। तो 3 बातें आपने क्या क्या सीखा? पहली बात, ये कुछ ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे वर्ब्स जो केवल इंट्रांजिटिव वर्ब ही हो सकते हैं, वो कभी ट्रांजिटिव नहीं बन सकते। तीसरी बात आपने क्या सीखा? कुछ ऐसे वर्ब जो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से ही यूज होते हैं, कभी इन्हें आप इंट्रांजिटिव नहीं बना सकते। अगर इंट्रांजिटिव बनाए
यानी कि इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है आपने गायब कर दिया तो सेंटेंस रॉन्ग। तो इस यहाँ से आपने 3 बातें सीखा कि जो ट्रांजिटिव कौन हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव कौन हो सकते हैं। तो आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में तो सीख गए कि नहीं सीख पाए? सीख गए। अब आइए इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, इनके भी टाइप्स होते हैं अपने आप में, जिसको हम वर्ब में डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, दूसरा जो टाइप्स होता है जिसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव, तीसरे नंबर पे एक होता है टाइप जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब आइए समझ लेते हैं मोनो ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। तो मोनो ट्रांजिटिव उस ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं जिस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, मोनो मीन्स एक होता है, तो जिस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आए। जैसे आई राइट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। इसमें ये वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। अगर केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया है जिसकी वजह से इस वर्ब को बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? मोनो ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो ट्रांजिटिव। क्या आपने समझ गया? लेकिन इसके बाद अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट लिख दूंगा तो इसी को हम डाई ट्रांजिटिव बोलेंगे। आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक वर्ब है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिखा और दूसरा ऑब्जेक्ट भी दिखा, तो जिस वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट नज़र आए समझ जाएंगे, उससे हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे? डाई ट्रांजिटिव। समझ पाए? अब प्रश्न ये उठता होगा कि सर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है क्या? उठ रहा होगा ना? तो ध्यान से सुनेंगे। जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आए और उस ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ जाए, उस वर्ब को हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। आइए उसको भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे आ जाएगा कि आई मेड हिम कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन बनाया, या वी कर लीजिए, ज़्यादा लोग मिल के बनाए। यहाँ पे वी मेड हिम कैप्टन, हम लोगों ने उसे कैप्टन बनाया। ठीक है, अब बताइए ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के बाद जो आया है कैप्टन, ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। पर इस कैप्टन का इससे कुछ लेना देना नहीं है सब्जेक्ट से, इसका रिलेशन इसके साथ है कि आई मेड हिम, मैंने उसे बनाया। क्या बनाया? कैप्टन। कैप्टन बना कौन? ऑब्जेक्ट बनाया सब्जेक्ट। आपने बोला सर ऑब्जेक्ट बना, तो जब ऑब्जेक्ट बना तो इसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? तो यानी कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आए। डाई ट्रांजिटिव मीन्स ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद 2 ऑब्जेक्ट आए। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव मीन्स ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के बाद एक कंप्लीमेंट आ जाए। समझ गए? अब यहाँ पे समझेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। क्या समझेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब के। तो जो हमारे एक्टिव से पैसिव बनते हैं वो किसके बनते हैं? केवल ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं, उसके नहीं बनते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अब बताइए, ध्यान से सुनेंगे, क्या कि जो इंट्रांजिटिव होते हैं इनके पैसिव नहीं बनते हैं, यही ना? लेकिन इनके भी पैसिव बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? क्योंकि कोई ऐसी भी केस आती है जिस केस में इनका भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है
अब आइए इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे हो सकता है, यानी कि इस इंट्रांजिटिव वर्ब के भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं इस चीज़ को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए, तो पहले अब जो ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने टाइप्स के, तो 4 टाइप्स के मैंने आपको बताया। अब आइए उस टाइप्स की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे, यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट के टाइप्स। ऑब्जेक्ट के टाइप्स की आखिरकार जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं, वो कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। 1 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स एंड 4 टाइप्स। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अब जिसमें ये पहला टाइप्स होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गया। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो तीसरा टाइप्स का ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। और जो 4 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें, मतलब 4th नंबर पे जो आता है उसे हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। अब आपसे प्रश्न ये उठेगा कि आखिर कौन कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, 4th नंबर पे जो ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। बोल लेंगे। आइए समझ लेते हैं। अब कैसे जानेंगे कौन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, कौन है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, समझ लें। आइए तो पहले हम समझ लेते हैं इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कि आखिरकार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए सेंटेंस में व्हाट लगा करके प्रश्न करना पड़ेगा। व्हाट का जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान करने के लिए आपको सेंटेंस में हुम लगा करके प्रश्न करना पड़ेगा, और हुम का जो आंसर आएगा उसे आप बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं दोनों पे के एग्जाम्पल समझा दूं, आप समझ लेंगे। आई, ध्यान से सुनेंगे, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। यही सेंटेंस है ना, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसमें आई क्या है, आपने बोला सर सब्जेक्ट। मैंने पूछा ये टीच क्या है, आपने बोला सर ये वर्ब है। बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन ये इंग्लिश क्या है, आपने बोला सर ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्ट के जो 4 टाइप्स आपके सामने लिखे गए उन चारों में से कौन सा है, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है। जैसे ध्यान से सुनेंगे, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ व्हाट, क्या पढ़ाता हूँ, आई टीच व्हाट। बोलेंगे आई टीच व्हाट, अरे मैं पढ़ाता हूँ क्या, इंग्लिश। तो आपको नहीं लग रहा है ये व्हाट का रिप्लाई बना ना। अगर ये व्हाट का रिप्लाई बना तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। आपके सामने एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। आई क्या है, फिर आपने बोला सर सब्जेक्ट। मैंने पूछा टीच क्या है, फिर से आपने बताया सर ये वर्ब है। मैंने पूछा हिम क्या है, आपने फिर से बोला सर ये ऑब्जेक्ट है। मैंने फिर प्रश्न उठाया कि ये ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है या कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। तो आपने अब यहाँ पे बताया सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या बोला आपने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने पूछा कैसे इनडायरेक्ट है, आपने बताया सर ये हुम का रिप्लाई बनना है। मैंने कहा कैसे, प्रश्न करके दिखाइए। आपने दिखाया आई टीच,
मैं पढ़ाता हूँ, हुम किसको, उसको, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हुम, हुम मतलब किसको, यानी कि आई टीच हुम, मैं किसको पढ़ाता हूँ, उसको। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में आपको मदद मिलेगी हमारे नाउन वाले वीडियो से। नाउन के वीडियो में आपको ना इसके बारे में बताया जा चुका है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर उसे नहीं देखे हों तो और डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो वहाँ पे जाकर आप पहले इसे देख लें, फिर यहाँ पे आएँ, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। आई टीच हिम मतलब मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो मैं किसे पढ़ाता हूँ मतलब किसे या किसको, तो आई टीच हुम, आई टीच हुम, किसको पढ़ाता हूँ, उसको। तो आपको नहीं लगा कि इनडायरेक्ट है, तो यहाँ लिखिए आई, आई मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे इंग्लिश हो गया डायरेक्ट, हिम हो गया इनडायरेक्ट। अब देखिए इसको ना बहुत सारे बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि जो इंग्लिश है ये नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। अगर ये नॉन लिविंग है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट हुआ। हिम, उससे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम, हिम मतलब उसे पढ़ाता हूँ। तो जिसको मैं पढ़ाता हूँ वो तो हमारा नॉन लिविंग नहीं, लिविंग हुआ। क्या हुआ, लिविंग हुआ। तो अब बच्चे ऐसा रटते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। आपने कहा बिल्कुल सर सही तो दिख रहा है कि इंग्लिश जो है नॉन लिविंग है, हिम जिसे आप पढ़ाते हैं वो लिविंग है। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि जो लिविंग होगा उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, जो नॉन लिविंग होगा उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। पर मैं आपको बता दूं कि ये बात 100% तक सही नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं चल के ज़रूर गलत हो जाएगी। अब कहेंगे सर कहाँ होगी, अगर होती हो गलत तो आप एक एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे गलत हो जाए। तो आइए आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे इनको इरेज करना पड़ेगा, कर दूँ ना, आइए कर देते हैं। जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे कि आई, पहले एक और लिख देता हूँ, आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उससे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ आई, टीच क्या हुआ, वर्ब हुआ, हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब कौन सा है डायरेक्ट, कौन सा है इनडायरेक्ट। तो आपने बोला सर ये है लिविंग मतलब सजीव, तो हो गया इनडायरेक्ट। ये है नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, हो गया डायरेक्ट। बस अगर ऐसे आपने पहचाना यहाँ तो सही किया, पर कहीं ना कहीं आप गलत कर जाएंगे। जैसे मैं लिखूँगा आई गेव हिम अ काऊ, मैंने उसे एक काऊ दिया। काऊ समझते हैं, गाय। सेंटेंस सही है। देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, गेव उसे दिया, ये है वर्ब, किसे दिया, उससे, ऑब्जेक्ट, क्या दिया, अ काऊ मतलब एक गाय, ये भी ऑब्जेक्ट। अब बताइए कि इसमें कौन है सजीव, कौन है निर्जीव, कौन है लिविंग थिंग्स, कौन है नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने उससे दिया, जिसको मैंने दिया गाय, जिस इंसान को दिया वो तो लिविंग होगा ना। मैंने उसे गाय दिया तो लिविंग होगा। लेकिन मैंने उसे जो कुछ दिया, क्या दिया, एक गाय दिया, तो जो गाय दिया तो गाय भी तो लिविंग हो गई। इसका मतलब यहाँ पे तो दोनों लिविंग आ गई। तो क्या आप सजीव निर्जीव या लिविंग नॉन लिविंग से पहचानेंगे तो ये बात सही हो जाएगी? नहीं ना। आपने खुद बोला सर नहीं होगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने दोनों को लिविंग बनाया, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर लिविंग नॉन लिविंग के आधार पे आप ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आइए उसको भी समझ लेते हैं। किसको? जिसमें दोनों नॉन लिविंग हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, आई गिव अ न्यू लुक टू दिस हाउस, टू दिस हाउस। मैंने इस हाउस को मतलब इस घर को एक नया लुक दिया। वर्ब है ना। आई क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने दिया, क्या दिया? एक नया लुक दिया, एक नया नज़रिया दिया। किसको? क्या दिया? व्हाट का रिप्लाई है, क्या दिया? एक नया लुक दिया। किसको दिया?
टू दिस हाउस, इस घर को दिया, तो यहाँ पे ये हुम का रिप्लाई बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो आई गेव अ न्यू लुक टू दिस हाउस, समझ रहे हैं, आई गेव अ न्यू लुक टू दिस हाउस, मैंने इस घर को एक नया लुक दिया। तो इसका मतलब कि इसमें ये लिविंग, ये नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, दोनों नॉन लिविंग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मतलब दोनों लिविंग भी आ जाए, दोनों नॉन लिविंग भी आ जाए, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, कोई कुछ भी आ सकता है। तो आप लिविंग नॉन लिविंग के आधार पर नहीं पहचानने की कोशिश करेंगे, ऐसा समझेंगे जिसके पहले एक प्रीपोजिशन लगा सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट में, वो हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके पहले नहीं लगेगा वो क्या होंगे, डायरेक्ट। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर इसी को आप पहले और इसको बाद में लिख देंगे तो ऐसा नहीं लेगा, लेकिन जब दोनों नॉन लिविंग आएंगे तो हमेशा उसको बाद में ही लिखेंगे इनडायरेक्ट। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में इसको किसी दूसरे चैप्टर में देखेंगे, वर्ब वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी चल रहा है हमारा पैसिव वॉइस, हम ज़्यादा डीप में होते जाएंगे तो वर्ब में चले जाएंगे। तो आइए, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीखा। अब हम बात कर लेते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट की। कौन से ऑब्जेक्ट की? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई टीच हिम इंग्लिश, इसकी मीनिंग आप बताएंगे? हाँ तो बता दीजिए क्या होगा। आई टीच हिम इंग्लिश, मीनिंग आप क्या बता रहे हैं? मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऐसे बोला ना आपने, बिल्कुल सही बोला। आई क्या है? सब्जेक्ट, टीच क्या है? वर्ब, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ये है कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट। ये कौन सा है ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। अब इसका पैसिव अगर आपको बनाना है तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर आपके माइंड में आया कि सर जो डायरेक्ट है क्या उसको नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं भाई, उससे भी अब बना सकते हैं, लेकिन पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पहले देखते हैं, उसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट को भी उठाकर हम सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वर्ब के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट आए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो उसमें जो है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको मर्जी उसे आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक बार इसको लेकर बनाते हैं, एक बार इसको बनाते हैं। दो ऑब्जेक्ट है ना, तो एक बार इसको लेकर पैसिव बनाते हैं, एक बार इसको लेकर के बनाते हैं। तो पहला यहाँ पे हम बनाएंगे इसको लेकर, फिर उसके बाद इसको लेकर। तो हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनता है? ही। याद होना चाहिए सब्जेक्टिव केस आपका, ही है ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे यहाँ आप सब्जेक्ट बनाएं तो हिम का सब्जेक्टिव ही बनता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही के साथ इज लगेगा। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं, टीच का थर्ड फॉर्म TAUGHT, आपने टॉट लिखा, तो ही इज टॉट। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया उसको ऐसे ही यहाँ पे आपने लिख दिया, तो ही इज टॉट इंग्लिश बाई, और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो ही इज इंग्लिश टॉट बाई मी, ही इज टॉट इंग्लिश ना, ही इज टॉट इंग्लिश बाई मी, ही इज टॉट इंग्लिश बाई मी। दूसरे तरीके से अगर आपने बनाना चाहा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया तो इंग्लिश को लाया आपने पहले, तो हो गया कि इंग्लिश। अब इंग्लिश के हिसाब से आप क्या लगाएंगे? इज लगेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट। बीच में आप यूज करेंगे टू, एक प्रीपोजिशन, इंग्लिश इज टॉट टू हिम। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे आप कहते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद आप फिर यूज करेंगे बाई प्रीपोजिशन, फिर बाद में लिखेंगे एजेंट। कौन होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी। अब ध्यान से सुनेंगे, आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा सर इसको आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि आप चाहें तो यहाँ ऑब्जेक्ट को, इस प्रीपोजिशन को लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, दोनों सही होगा। इंग्लिश इज टॉट हिम बाय मी या इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय मी,
कुछ लोग समझते हैं कि नहीं से यहाँ लिखना ही पड़ेगा, पर ये गलत है। लिखने वाले को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर ना लिखने वाला भी गलत नहीं होता अगर नहीं लिखा जाए तो। ठीक है, अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी माइकल स्वान प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। माइकल स्वान की बुक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज अगर आप पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय मी, ये भी सही है, टू हटाइए तो भी सही है, लेकिन इनडायरेक्ट आएगा तो उसके पहले टू नहीं लगाएंगे। इनडायरेक्ट आएगा तो उसके पहले टू नहीं लगाएंगे। तो ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, यानी कि जिस सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं तो उनके पैसिव बनाने के दो मेथड हो गए। कितने? दो। पहला, इनडायरेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के बनाइए, दूसरा डायरेक्ट को आप सब्जेक्ट बना करके पैसिव बनाइए। समझ पाए? अब ध्यान से सुनेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो किसी एक को ही ना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मान लीजिए मैंने ही को बनाया, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो बच जा रहा है पैसिव में, इसी ऑब्जेक्ट का नाम होता है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। क्या नाम होता है? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? तो ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, ये जो ऑब्जेक्ट जो बच जाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लेते हैं, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जैसा है वैसे वहाँ बच जाता है। उस वर्ब के बाद उसी वर्ब को हम बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव में यूज होता है। किसमें? पैसिव वॉइस में यूज होता है, यानी कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट आपको केवल पैसिव सेंटेंस में ही दिखाई देगा, ये एक्टिव में कभी दिखाई नहीं देगा। तो ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, यहाँ इसे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश इज टॉट टू हिम, यहाँ पे ये हो गया हमारा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, और ये जो इंग्लिश है ये भी है हमारा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। तो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या है समझ गए कि एक्टिव वॉइस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं और उसका पैसिव अगर आप बनाएंगे तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे उनका पैसिव कैसे बनेगा, तो आपने ये भी सीखा कि दो तरीके से बनेगा। उनमें एक ऑब्जेक्ट जरूर कहीं ना कहीं बच जाएगा जिसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, और रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हमेशा आपको पैसिव सेंटेंस में ही दिखाई देगा। तो आपने तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी तक सीख लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीख लिया आपने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीख लिया आपने, और रिटेन्ड ऑब्जेक्ट को आपने सीख लिया। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अगर कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को भी सीख लेते तो मज़ा आ जाता, आइए सीख लिया जाए। तो उसको सीखने के लिए इन सारी चीज़ों को अब यहाँ से बीच से हमें हटाना पड़ेगा। तो आई होप कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो अगर आप कहें तो इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ, चलिए आइए मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, केवल इसी को रखता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए अब हम बात करेंगे कौन सब्जेक्ट की? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे COGNATE, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अब इस कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट किसके होते हैं? तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वही इंट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं इनके भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन उनके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो होंगे हमारे कौन से वर्ब? कॉग्नेट, कौन से ऑब्जेक्ट? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जैसा ध्यान से सुनेंगे, ही लिव्ड, LIVED, लिव्ड मतलब जीवित रहना, वो जीवित रहा। अब बताइए इसके बाद क्या आपने ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं? नहीं। तो ही लिव्ड अ
लॉन्ग लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ, आपने ऐसा लिखा। अब ऑब्जेक्ट तो ये बन ही गया, हुआ कि नहीं हुआ बताइए, खुद बताइए। ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, उसने, हाँ सही है, ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, उसने एक लंबी लाइफ जिया। ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, उसने एक लंबी लाइफ जिया, तो मतलब लंबे समय तक जीवित रहा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो लिव्ड है एक वर्ब है, और इस वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन जो ये वर्ब है ना, इस वर्ब के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, इस वर्ब के अंदर कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट की जो मीनिंग है वो हिडन है, कम या ज़्यादा, इसकी मीनिंग इसमें जरूर मौजूद है। लाइफ को ही तो लिव करेंगे, जीवित मतलब वो एक लंबी जिंदगी जिया, यानी कि अब जिएंगे क्या जिएंगे, जिएंगे एक जिंदगी ही तो जिएंगे, लाइफ, तो कहीं ना कहीं इस वर्ब के अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट बने, और उस वर्ब के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है कम या ज़्यादा रूप से इसके अंदर मौजूद होगा, इसकी क्वालिटी, इसके कुछ न कुछ क्वालिटी इसके अंदर कम या ज़्यादा रूप से मौजूद होंगे। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। और जब ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आएंगे तो इनका भी आप पैसों बना सकते हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है वर्ब में ऑलरेडी हिडन होगी कहीं ना कहीं, और इसका भी पैसे आप बना सकते हैं। तो बनाइए। और लॉन्ग लाइफ कैसे लिखेंगे? और लॉन्ग लाइफ, और लॉन्ग लाइफ मतलब एक लंबी लाइफ, वाज लिखेंगे, पास्ट में वाज, उसके बाद LIVED लिव्ड, फिर क्या हो जाएगा? बाय हिम। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे इसका भी पैसे बन जाएगा। अ लॉन्ग लाइफ वाज लिव्ड बाय हिम, अ लॉन्ग लाइफ वाज लिव्ड बाय हिम। बताइए, तो आपने यहाँ तक समझ लिया। आइए इसको मिटा करके एक और एग्जांपल की मैं बात कर लूँ आपके सामने। जैसे मैं आपके सामने लिखूंगा, ही हर्ट, ही लॉफ्ड लिखिए, ही लॉफ्ड, ही लॉफ्ड अ हर्टी लॉफ, हर्टी लॉफ। अब बताइए, ही लॉफ्ड, वो हंसा, क्या? हर्टी लॉफ हंसा, मतलब एक दिल खोल करके, दिल भरी बात, मतलब हंसा, दिल से हंसा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ही हर्ट अ हर्टी लॉफ। अब इसमें ही क्या है? आपने बोला सर सब्जेक्ट, लॉफ्ड क्या है? वर्ब, क्या हंसा? अ हर्टी लॉफ हंसा, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इसके अंदर हिडन है, नहीं है, है ना? तो ये हो गया हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कौन सा? कॉग्नेट, इसे हम बोलेंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो इस कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के भी आप पैसे बना सकते हैं। कैसे? ही लॉफ्ड अ हर्टी लॉफ, तो बनेगा अ हर्टी लॉफ वाज लॉफ्ड बाय हिम, हो जाएगा। देखिए एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है सिंग, उसका ना जैसे लिखते हैं कि ही या सी कर लीजिए इसको, ठीक है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स और सॉन्ग, वह एक गीत गाती है, ठीक है। अब बताइए, सिंग गाएगी तो क्या? गीत ही गाएगी ना। यहाँ पे सॉन्ग भी ना ऑलरेडी इसके अंदर क्या है? कम या ज़्यादा रूप से मौजूद है, प्रेजेंस है इसके अंदर, उपस्थिति है उसकी, इस ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी हो गया हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट की स्पेलिंग में बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, COGNAT, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो आइए आप लोगों के लिए ना इसको मैं यहाँ से इरेज करके एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ, जिसमें हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को समझ लेंगे, और पैसे तो आप बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्टिव में सिर्फ लिख रहा हूँ, आप उसका पैसे खुद बनाइएगा, बना करके आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो मुझे पता चले कि हाँ आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो आप कितना समझ रहे हैं,
मुझे भी तो पता होना चाहिए। अगर पता होगा, अगर आप सही करेंगे तो हमारे अंदर से मोटिवेशन आएगी और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा ही लिव्ड अ सैड लाइफ, ही लिव्ड अ सैड लाइफ। अब बताइए इस लिव के अंदर नहीं है, ये लाइफ मौजूद है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट हुआ। ही वेंट अ लॉन्ग वे, अब बताइए इसके अंदर मौजूद है, कहीं जाएंगे तो कहाँ, वे किसी रास्ते पे ही तो जाएंगे। फिर हो जाएगा कि ही रैन अ ग्रेट रिस्क। मैं सोच रहा हूँ कि अब रहने दूँ, बस इतना ही आपको मैं दे दूँ और इसको आप बना करके पैसों में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाई प्लस एजेंट का यूज कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे नहीं, इस वीडियो में मैं सोचा था इसको बताऊं, पर ये वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को अब हम मिलेंगे इस चीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखते रहें और अपना कमेंट करके अपने डाउट्स आप मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ।